कर्नाटक बेलगाम के साधारण परिवार के एक आदमी ने कैसे देश के सबसे बड़े घोटाले को जन्म दिया, जिसे आज तेलगी स्कैम के नाम से पूरा देश जानता है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी 30,000 करोड़ जैसे अविश्वसनीय आंकड़े के कैसे करीब पहुंचा। आइए जानते हैं उसके इस गुनाह की कहानी। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 19 जुलाई 1961 में कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के खानापुर के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। परिवार में अब्दुल और उसके माँ बाप के अलावा उसके दो और बड़े भाई भी थे। अब्दुल के पिता भारतीय रेलवे में नौकरी पर पदस्थ थे और माँ गृहिणी थी। परिवार समृद्ध नहीं था, पर खा पीकर सब सुखी थे। पर तेलगी परिवार पर एक दिन आपदा आ पड़ी, जब अब्दुल के पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तब अब्दुल महज 7 साल का था। अब घर की रोजी रोटी चलाने वाला इस दुनिया से विदा ले चुका था, इसीलिए अब्दुल और उसके दोनों भाइयों पर घर की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। फिर अब्दुल और उसके दोनों भाई रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही सब्जियां और फल बेचने का काम करने लगे। घर की जिम्मेदारियों के चलते पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत मुश्किल होने लगा था, इसीलिए दोनों भाइयों ने अपना पूरा ध्यान काम पर ही लगा दिया। पर अब्दुल को पढ़ने लिखने में काफी रुचि थी, इसीलिए काम के साथ उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल ने काफी नौकरियों में अपना हाथ आजमाया, पर उसका आलसी स्वभाव और जल्दी पैसे कमाने की ललक ने उसे एक भी जगह पर टिकने नहीं दिया। 100 जगहों पर धूल खाने के बाद मुंबई की चकाचौंध उसे अपने पास खींच लाई थी। वो अब मुंबई में आ चुका था। उसने यहाँ भी कुछ नौकरियों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। कुछ रातें इस शहर में गुमनामी में गुजारने के बाद अब्दुल की जान पहचान एक आदमी से हुई, जो सऊदी अरब में लोगों को भेजने का काम करता था, जो छोटे मोटे काम की तलाश में रहते थे। और उसकी ही पहचान से वो सऊदी में गया और वहां पर उसने 7 साल काम किया। वहीं पर उसने सीखा कि इन देशों में भारत से कितने बड़े पैमाने पर लोगों को लाया जाता था और उनके सिर्फ कानूनी कागजात के एवज में वो एजेंट दोनों हाथों से पैसा कमाता था। अब्दुल वहां से काम सीखकर अलग हुआ। इस सीख ने अब्दुल के दिमाग में एक आइडिया डाला, जिसकी वजह से उसने मुंबई में अपनी अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स के नाम से एक एजेंसी की शुरुआत की। अब्दुल भारत से भेजे जाने वाले लोगों के लीगल पेपर्स बनाने का काम सीख चुका था और हमेशा से जल्दी पैसे कमाने की इस भूख के कारण उसने अपने अंदर से सही और गलत के बीच के फर्क को समझने की समझ को मिटा दिया था। इसीलिए वो अब अवैध तरीके से भी लोगों के पेपर्स बनाने लगा। वो पेपर्स इतने सटीक होते थे कि सरकारी अधिकारी भी इसमें कोई खोट नहीं निकाल पाते थे। अब्दुल इस धंधे में माहिर हो चुका था। उसका अवैध अप्रवासी कागजात वाला धंधा इतना फल फूल रहा था, फिर भी किसी को बाहर इसकी भनक भी नहीं लग पाई। पर धीरे धीरे सिस्टम में बढ़ती सख्ती के चलते अब्दुल के काम पर अब सवाल उठने लगे और आखिर में 1991 में मुंबई पुलिस ने उसे अवैध नकली कागजात बनाने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। जेल एक ऐसी जगह है जहां पर व्यक्ति को सुधारने के लिए भेजा जाता है, और एक तरह से कहा जाए तो अब्दुल तेलगी ने भी दूसरे तरीके से खुद में सुधार कर लिया था। जेल में अब्दुल की मुलाकात अजय रतन सोनी से हुई। उसे स्टैम्प पेपर घोटाले के जुर्म में जेल हुई थी। यहीं से शायद शुरुआत हुई एक नए आयाम की। किसे पता था कि जेल में मिलने वाले 2 धोखेबाज आदमियों की मुलाकात देश के सबसे बड़े घोटाले को जन्म देगी। रतन सोनी ही था जिसने अब्दुल के दिमाग में वो बीज बोया, जिसके जरिए दोनों हजारों करोड़ कमाने वाले थे। रतन सोनी ने ही बताया कि स्टैम्प पेपर सबसे कम निगरानी वाला सरकारी विभाग है, जहां पर सेंध लगाई जा सकती है। रतन सोनी और अब्दुल तेलगी ने जेल से छूटने के बाद सन 1992 में साथ काम करने का फैसला किया। अब अब्दुल तेलगी भी रतन सोनी के साथ स्टैम्प पेपर के धंधे में उतर चुका था। अवैध तरीके से पैसे कमाने के तो वैसे कई तरीके थे, पर रतन सोनी और अब्दुल तेलगी ने स्टैम्प पेपर के धंधे को ही क्यों चुना था? दरअसल जैसे सोनी ने अब्दुल को बताया था कि स्टैम्प पेपर सबसे कम निगरानी वाला सरकारी विभाग था, पर स्टैम्प पेपर लगभग सारे लीगल कामों की वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो फिर कोई जमीन खरीदनी हो या शादी हो या तलाक, ऐसे कई सारे कामों में स्टैम्प पेपर्स का यूज किया जाता है। लोगों को करेंसी नोट के सिक्योरिटी फीचर्स, मतलब नोट असली है या नकली, ये जानने का शायद तरीका पता हो, पर किसी को स्टैम्प पेपर के असली या नकली होने की कोई जानकारी नहीं होती थी। करेंसी नोट हमेशा सर्कुलेशन में होते हैं, पर स्टैम्प पेपर पर काम होने के बाद उसे हमेशा एक जगह संभाल कर रख दिया जाता है। इसीलिए उसके नकली होने पर भी उसका खुलासा होने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। सिस्टम की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अब्दुल और सोनी ने अपने धंधे की नींव रखी। तेलगी और सोनी के कनेक्शंस गुंडा माफियाओं के साथ साथ नेताओं और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों जैसे ऊंचे दर्जे के लोगों के साथ थे, जो इस धंधे की सबसे बड़ी जरूरत थी। और उन्हें बाजार में आई स्टैम्प पेपर की मंदी का भी अच्छे से अंदाजा था। ये 2 सबसे बड़ी वजह काफी थी नकली स्टैम्प पेपर के धंधे में उतरने के लिए।
कहा जाता है कि अब्दुल तेलगी एक बहुत ही मीठभाषी इंसान था, जो शायद हर किसी को अपनी बातों से फंसा लेता था। किसी की क्या कमजोरी है, किसे क्या चाहिए, ये जानने के लिए अब्दुल को ज्यादा देर नहीं लगती थी। इसीलिए लोगों के साथ सौदा करना आसान भी हो जाता था। सन 1994 में अब्दुल तेलगी ने प्रिंटिंग का वेंडर लाइसेंस ले लिया और मुंबई में खुद का स्टैम्प पेपर ऑफिस खोल दिया। अब्दुल ने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल करके नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में अपनी जान पहचान बढ़ा ली थी और वहीं के कुछ सरकारी अधिकारियों के जरिए उसे पता चला कि वहां की खराब प्रिंटिंग मशीन की नीलामी की जाती थी। अब्दुल उन्हीं मशीनों को अच्छे दाम में खरीद लेता था और वहीं के इंजीनियर को पैसे खिलाकर वो उन मशीनों को ठीक भी करवा लेता था। यहाँ तक कि प्रिंटिंग के लिए लगने वाले पेपर्स और इंक को भी अब्दुल वहीं से घूस देकर हथिया लेता था। धंधा चलने लगा था। बड़े नेताओं, गुंडा माफियाओं और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को घूसखोरी के दम पर अब उसका धंधा अपने पैर जमा चुका था। पैसे की आवक इतनी होने लगी थी कि तेलगी भी उस पैसे की मोह माया में फंस गया था। वो अय्याशी के अथाह समंदर में जमकर गोते लगा रहा था। उसे शराब, लड़कियों और पैसे उड़ाने की बहुत गहरी लत लग चुकी थी। कहते हैं एक बार तेलगी ने एक बार डांसर पर एक ही बार में 90 लाख उड़ा दिए थे। इस सब के बीच ऐसा नहीं था कि अब्दुल तेलगी पर किसी की नजर नहीं थी। अब्दुल के नकली स्टैम्प पेपर के केस 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज थे और सन 1995 में पहली बार नकली स्टैम्प पेपर केस में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पर चूंकि इस वक्त तक अब्दुल तेलगी के दिग्गज नेताओं और बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बन चुके थे, तो उसने कोर्ट में अपने लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी, पर उस अर्जी को ठुकरा दिया गया था। नकली स्टैम्प पेपर की धोखाधड़ी का केस और 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन में कई केसेस पहले से दर्ज थे और ऊपर अग्रिम जमानत का खारिज होना। इस सब के बावजूद अब्दुल तेलगी सारे पुलिस वालों के सामने आराम से बाहर निकल आया और पुलिस बस एक मूक गवाह बनकर देखती रह गई। अब अब्दुल तेलगी का वेंडर लाइसेंस भी रद्द कर दिया था और धंधा भी लगभग बंद होने की कगार पर आ गया था। अब्दुल और रतन सोनी इस कमजोर मोड़ पर एक दूसरे के साथ टिक नहीं पाए और आखिर में दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते चुन लिए। भले ही अब्दुल तेलगी रतन सोनी से अलग हो गया था और उसका धंधा बंद हो गया था, पर अभी भी उसके पास सिस्टम के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ कनेक्शन और इस धंधे का विशाल अनुभव था। इसी बिना पर अब अब्दुल तेलगी ने मुंबई की मिंट रोड पर अपनी प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दी। इतने बड़े व्यापार को बढ़ाने के लिए तेलगी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में अपनी जान पहचान वाले अफसरों के जरिए असली स्टैम्प पेपर्स की मंदी खुद तैयार करवाता था। वो सिस्टम में मौजूद अपने लोगों के जरिए असली स्टैम्प पेपर्स को झूठे पतों पर भेजता था, इसीलिए असली स्टैम्प पेपर की कमी बाहर बाजार में तैयार हो जाती थी। इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से धोखे से खरीदी मशीन और वहीं से खरीदे हुए पेपर्स और इनके कच्चे माल के जरिए अब्दुल तेलगी नकली स्टैम्प पेपर की इतनी सटीक नकल तैयार करता था जिसमें वेंडर्स भी फर्क नहीं कर पाते थे। अब धंधा बड़े लेवल पर फैल रहा था। इतनी बड़ी कंपनी को संभालने के लिए अब्दुल तेलगी ने एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसमें उसकी मार्केटिंग, प्रिंटिंग, डिस्पैच और सेल्स की एक बड़ी टीम काम करती थी। अब जहां गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर्स वेंडर्स को सिर्फ 3% का मार्जिन देती थी, वहीं पर अब्दुल तेलगी वेंडर्स को 20 से 30% का मार्जिन देता था। इससे अब वेंडर्स और अब्दुल तेलगी दोनों को सौदा करने में आसानी होती थी। ये पूरा स्ट्रक्चर संभालने के लिए अब्दुल तेलगी ने 350 लोगों से भी ज्यादा की एक टीम तैयार की थी, जिसमें कई MBA होल्डर भी थे। ये सारे एम्प्लॉय अब्दुल तेलगी के नकली स्टैम्प पेपर्स को अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बैंक्स और सिक्योरिटी कंपनी को बेचा करते थे। ये स्कैम अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। इस विशालकाय स्कैम का खुलासा 2 रास्तों से हुआ था। पहला था जब 19 अगस्त सन 2000 में बेंगलुरु के 2 आदमी बदरुद्दीन और विट्ठल नकली स्टैम्प पेपर बेचते हुए पकड़े गए। इन दोनों के अरेस्ट होने के बाद जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की, तब उन दोनों ने अब्दुल तेलगी का नाम लिया। इन 2 प्यादों से मिली जानकारी से कुछ जगहों पर रेड डाली गई, जिसमें पुलिस को 12 करोड़ की लागत के नकली स्टैम्प पेपर्स और बाकी अलग डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। इस बड़े और भयानक खुलासे के बाद कर्नाटक के अधिकारियों ने इस स्टैम्प पेपर की पूरी छानबीन करने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की, जिसे स्टैम्प पेपर इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम दिया गया। कर्नाटक सरकार ने इस टीम की बागडोर IPS ऑफिसर RS श्रीकुमार के हाथ में सौंप दी। अब्दुल करीम तेलगी की गिरफ्तारी की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था एक सोशल एक्टिविस्ट जिसका नाम था जयंत तिनेकर। दरअसल जयंत तिनेगर और अब्दुल करीम तेलगी खानापुर में साथ में पले बड़े थे। जयंत तिनेकर खानापुर में अपना एक रेस्टोरेंट भी चलाते थे। एक दिन जब अब्दुल तेलगी खानापुर से गायब हो गया था, तब वो साधारण सा फल सब्जी वाला विक्रेता था, पर कई सालों बाद जब वो वापस आया, तब उसने खानापुर और आसपास की जगह पर काफी प्रॉपर्टीज खरीदी
और वो भी मार्केट रेट से भी ज्यादा कीमत पर। ये बात जब जयंत तिनैकर के ध्यान में आई तब उसका शक जोर पकड़ने लगा। सिर्फ अपने शक को दूर करने के लिए तिनैकर ने अपने स्तर पर कुछ छानबीन करने की शुरुआत की। कुछ सालों तक खुद से इकट्ठा की हुई जानकारी के दम पर तिनैकर को पता चला कि उसके हाथ बस हाथी की पूंछ लगी है। इसीलिए तिनैकर ने कुछ अधिकारियों को भी संपर्क करके इसका खुलासा करना चाहा, पर उसे जैसा चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। जहां तक कि तिनैकर ने इस वाकये के बारे में राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा, पर वहां पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन जयंत तिनैकर ने अपने काम को जारी रखा। पुलिस से बचते बचाते अब्दुल तेलगी के बारे में एक दिन तिनैकर को उसके कुछ खबरियों से पता चला कि उसका भाई कई लोगों को अजमेर शरीफ लेकर जाता है और वहीं पर अब्दुल तेलगी भी आता है। इस बात की पुष्टि के लिए तिनैकर ने अपने 3 आदमियों को अजमेर शरीफ भेजा और उनके जरिए उसे पता चला कि तेलगी सच में वहां पर आया है। ये पता चलते ही तिनैकर ने बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर HT संगालियाना को टिप दी। ये टिप मिलते ही बेंगलुरु पुलिस तुरंत अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुई और अपना जाल बिछाने लगी। इस बात से अनजान अब्दुल तेलगी सामान्य आदमी की तरह जब वहां घूम रहा था तभी उसे उस जाल में फंसाकर आखिरकार बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 7 नवंबर 2001 में अब्दुल करीम तेलगी को स्टैम्प पेपर इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मुंबई के सेंट्रल जेल में भेजा गया। तेलगी के अरेस्ट होने के बाद पुलिस अधिकारियों के जरिए उससे पूछताछ होने लगी। उसमें तेलगी ने बताया कि इस पूरे स्कैम का वो बस एक छोटा सा हिस्सा था, जिसमें कई सरकारी लोग, राजनीतिक लोग और बाकी और भी अधिकारी शामिल थे। तेलगी ने तो यहाँ तक कह डाला कि ये स्कैम कोई आज की उपज नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसमें बदलते हैं तो बस लोग, और इसे कोई भी अधिकारी, नेता या सरकार कभी रोक नहीं सकती। कहा जाता है कि इतने बड़े आरोप में कैद होने के बावजूद भी तेलगी जेल में किसी राजा की तरह ही रहता था। उसकी घूसखोरी करने की कला को कई भ्रष्ट अधिकारियों का जब साथ मिला तो उसने अपना नकली स्टैम्प पेपर बिजनेस चलाने के लिए कई मोबाइल फोन का इंतजाम जेल के अंदर भी कर लिया था। अब तेलगी जेल के अंदर से अपना धंधा बड़े अच्छे से चला रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि तेलगी ने अपने निजी कामों के लिए भी वहां 2 लोगों को रखा था। एयर कूलर, इंडक्शन, LED टीवी जैसी कई लग्जरी चीजें भी उसके जेल की सेल में देखी जाती थी। और तो और एक वक्त के बाद तेलगी जेल की जगह मुंबई के कोलाबा स्थित आलीशान फ्लैट में रहने लगा था। स्टैम्प पिट के अधिकारियों को जब तेलगी की इन हरकतों का पता चला तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर को दी और उसके बाद से स्टैम्प पिट के साथ ही पुलिस के खास अधिकारी अब तेलगी पर कड़ी नजर रखने लगे थे। उन्होंने तेलगी के फोन कॉल्स तक रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। टैप हो रहे कॉल्स से जब पुलिस को जानकारी मिलने लगी तो उनके होश उड़ गए। उस जानकारी की बिना पर स्टैम्प पिट ने कई संवेदनशील जगहों पर छापेमारी की, जिसमें चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद जैसे कई शहरों के नाम थे। इस पूरी छापेमारी के दौरान पुलिस और स्टैम्प पिट को जो आंकड़े मिले उनसे भी सभी के होश उड़ गए थे। तेलगी ने अपना पूरा बिजनेस 18 राज्यों के 70 शहरों में खड़ा किया था और उसके 124 बैंक अकाउंट्स थे। और तो और उसकी जो प्रॉपर्टीज उसमें मिली वो 100 करोड़ से भी ज्यादा थी। सबसे बड़ी बात जिस पर शायद किसी की भी सोच काम करना बंद कर दे, वो जानकारी पुलिस के हाथ लगी कि एक पैरेलल करेंसी के तौर पर स्टैम्प्स और स्टैम्प पेपर्स बरामद हुए, जिसकी कुल कीमत 3000 करोड़ से भी ज्यादा थी। और आगे और छानबीन में पता चला कि ये वैल्यू कुल घोटाले का 10% हिस्सा थी। मतलब ये पूरा स्कैम लगभग 30,000 करोड़ का हो गया था। जैसे जैसे आगे छानबीन बढ़ती गई तो पता चला कि इसमें मुख्यतः जो लोग शामिल थे उसमें नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के कई अधिकारी शामिल थे। वहीं सारे लोग तेलगी को प्रिंटिंग की सारी टेक्नोलॉजी और सीक्रेट्स प्रोवाइड किया करते थे। तेलगी ने अगले 4 साल जेल में सजा काटी और बाद में उसे जमानत पर सन 2007 में छोड़ा गया। पर इस मामले की और गहराई में जाने के लिए उस पर नार्को टेस्ट किया, जिसमें तेलगी ने कुछ ऐसे नाम लिए जिससे सबकी नींद उड़ गई। तेलगी ने बताया कि इस पूरे घोटाले में उस वक्त के महाराष्ट्र के कुछ सबसे बड़ी पोस्ट के लोग जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर आदि ने उसका साथ दिया था। इस खुलासे के बाद तेलगी का केस CBI को सौंपा गया, पर तेलगी ने बताया कि नार्को टेस्ट के दौरान वो काफी घबराया हुआ था और अपने होशो हवास में नहीं था। इसीलिए CBI ने इस नार्को टेस्ट को खारिज कर दिया, जिसमें हैदराबाद का MLA, आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री भी थे और पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल थे। अब तक एक बात तो पक्की थी कि देश का इतना बड़ा स्कैम केवल एक अकेला आदमी बिना सरकारी अधिकारी, बिना नेताओं और पुलिस की मदद से नहीं चला सकता था। CBI ने ऐसे काफी लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और उन्हें अरेस्ट भी किया। तेलगी को जब 2005 में मुंबई CBI कोर्ट में सामने लाया गया तब उसने बताया कि उसे कुछ पावरफुल लोगों ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसके शरीर में HIV वायरस डाल दिया है ताकि इस छानबीन में उनका नाम सामने ना आए।
1 जनवरी 2006 में तेलगी को नकली स्टैम्प पेपर के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई और 50,000 का जुर्माना उस पर लगाया गया था। पर अगले ही महीने 5 फरवरी को तेलगी ने नकली स्टैम्प पेपर के जुर्म की कबूली दी। इसीलिए अगले साल 28 जून 2007 को तेलगी को 30 साल कारावास और 200 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तेलगी पर इंडियन पीनल कोड और महाराष्ट्र क्राइम एक्ट की धाराएं लगाई गईं। उसे बेंगलुरु के पारप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में भेजा गया। अब्दुल तेलगी काफी लंबे समय से डायबिटीज और हाइपरटेंशन से जूझ रहा था। इसीलिए 27 अक्टूबर 2017 में उसकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में मौत हो गई। उसके 1 साल बाद ही इस घोटाले में पकड़े गए आरोपियों के सारे जुर्म को खारिज कर दिए गए और उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। तेलगी घोटाला सरकार और समाज के लिए एक बड़ा सबक था, जिसमें शायद सबको ही उनकी कमजोरियों का पता लगा और पता लगा कि ये व्यवस्था तिनके भर के जोर से चरमरा सकती है और इसे संभाल पाना किसी एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है।